उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जल्दी टाइगर कैफे हिल पार्क से बाहर निकल आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर उसे दूर सड़क का एक कोना ऐसा नजर आ गया जहां गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से चलता हुआ इस कोने की तरफ बढ़ता चला गया। वहां पहुंचकर उसने एक बार फिर मोहतात नजरों से इधर उधर देखा और फिर जेब से एक छोटा सा लाइटर निकाल लिया। उसने लाइटर का बटन दबाया। उसमें से एक बारीक सी रॉड बाहर निकल आई और दूसरे लम्हे उसके कानों में सूं सूं की आवाज़ें आने लगी। जल्द ही राब्ता मिल गया। इमरान स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की संजीदा आवाज़ आई। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। टाइगर ने मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। रिपोर्ट दो। इमरान का लहजा सख्त हो गया। सर, सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम माजूलिया के कैफे हिल मार्क में 2 घंटे तक मौजूद रही। उन्होंने किसी खास सिलसिले में ये मीटिंग की है, ओवर। टाइगर ने रिपोर्ट दी। खास सिलसिले का कैसे पता चला, ओवर। इमरान की स्पॉट आवाज़ आई। जनाब, वेटर से पता चला कि जब वो चाय सर्व करने गया तो तमाम अफराद बातें करते करते यकदम खामोश हो गए, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से इमरान की सोच में डूबी हुई आवाज़ आई। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही और फिर इमरान की आवाज़ सुनाई दी। सुनो टाइगर, तुम फौरन सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैट्स में जाओ और चेक करो कि वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद नहीं तो तुम वहीं रुको और जब वो आए तो मुझे कॉल करना। सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैट्स चूँकि एक दूसरे के नज़दीक हैं, इसलिए तुम बआसानी दोनों की निगरानी कर सकते हो, ओवर। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। बेहतर सर, टाइगर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। इमरान की आवाज़ सुनाई दी और राब्ता ख़त्म हो गया। टाइगर ने भी बटन दबाकर लाइटर बंद किया और फिर उसे जेब में डालकर वो तेज़ी से दोबारा कैफे हिल पार्क की तरफ बढ़ा। पार्क शेड से अपना वायर कोल्ड मोटरसाइकिल निकाला और दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल इंतहाई तेज़ी से सड़क पर दौड़ रहा था। सफदर और कैप्टन शकील की फ्लैट्स पर जाने के लिए टाइगर को इमरान के फ्लैट के सामने से गुजर कर जाना था। जब वो इमरान के फ्लैट के सामने से गुजरा तो अचानक उसकी नज़र कैप्टन शकील पर पड़ी, जो इमरान के फ्लैट की सीढ़ियाँ उतर रहा था। स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में वो टाइगर को साफ नजर आया। उसने मोटरसाइकिल को आहिस्ता करते हुए फुटपाथ की साइड पे लगा दिया। फिर उसकी मशीनरी को यूं छेड़ने लगा जैसे चलते चलते उसमें खराबी पैदा हो गई हो। वैसे उसकी तेज नजरें कैप्टन शकील पर जमी हुई थी, जो अब एक खाली टैक्सी में बैठ रहा था। टैक्सी के आगे बढ़ते ही उसने भी मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा लिया। वो बड़ी एहतियात से ताकुब कर रहा था, क्योंकि उसे इल्म था कि कैप्टन शकील भी सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, इसलिए उसे खतरा था कि वो ताकुब से बाखबर ना हो जाए। चलती टैक्सी कैप्टन शकील के फ्लैट के सामने रुक गई और फिर कैप्टन शकील उतरकर अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। और टाइगर एक बार फिर इमरान से राब्ता कायम करके उसे रिपोर्ट देने में मसरूफ हो गया। ब्लैक लॉर्क दानिश मंजिल के फाटक से निकला और तेज़ी से फुटपाथ पर चलने वाली आवाम के हजों में घुस गया। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और लोगों को ज़बरदस्ती इधर उधर हटाना रास्ता बनाता चला जा रहा था। काफ़ी दूर जाकर उसको एक खाली टैक्सी मिल गई। उसने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। वो वाकई अपनी दलेरी और मौका शनासी की बदौलत वहाँ से निकल आने में कामयाब हो गया था। कहाँ चलो साहब? ड्राइवर ने ब्लैक लॉर्क के बैठते ही उससे पूछा। होटल मूनलाइट, ब्लैक लॉर्क ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंद लम्हों बाद टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। ब्लैक लॉर्क के जहन में एक अजीब सी उलझन ने डेरा जमाया हुआ था। इमरान और दियो हेकल हबशी, इन दोनों के मुतल्लिक बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। इसका जहन X2 के मुतल्लिक भी सोच रहा था। कभी कभी उसे शक पड़ता कि इमरान ही X2 है, मगर उसका अहमकपन दरमियान में आ जाता और सर झटक कर उसके ख्याल को जहन से निकाल देता। किसी भी मुल्क के सीक्रेट सर्विस चीफ अहमक नहीं हो सकता। फिर ऐसा सरबराह जिसकी जहानत और पुरइसरारियत के चर्चे तमाम ममालिक की सीक्रेट सर्विसेज में ज़बान ज़द-ए-आम हो और जिसे बेनकाब करने के लिए ख़ास तौर पर उसे और शार्प वाइली को बेचा जाए, ऐसा आदमी अहमक नहीं हो सकता। और इमरान के मुतल्लिक उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो अगर मुकम्मल अहमक नहीं तो कम अज़ कम क्रैक ज़रूर है। अभी वो इसी अधीर उम्र में था कि टैक्सी होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। टैक्सी के रुकने पर वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आया और फिर उसने नीचे उतर कर किराया अदा किया और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ मेन गेट में दाखिल हो गया। जल्दी वो अपने कमरे में मौजूद था। उसने दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले अपने बैग के खुफिया खाने से मेकअप बक्स निकाला और बाथरूम में घुस गया।
तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। अब वो कोई मकामी आदमी मालूम हो रहा था। उसने बैग बंद किया, एक नज़र कमरे में डाली और फिर वो बैग उठाए कमरे से बाहर आ गया। काउंटर के सामने से गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि वो इस वक्त उनके गाहक के रूप में नहीं था, इसलिए उसने बैक डोर इस्तेमाल किया जो किचन के करीब होकर गुजरता था। ये रास्ता वो पहले ही देख चुका था ताकि कभी अफरा तफरी में भागना पड़े तो वो इसे इस्तेमाल कर सके, और इस वक्त की देखभाल अब उसके काम आ गई थी। होटल की उकबी गली से गुजरता हुआ वो सड़क पर आ गया। उसने इत्मीनान की एक तवील सांस ली और फिर जल्दी से उसे खाली टैक्सी मिल गई। होटल ड्रीम लैंड चलो। उसने टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर को हुक्म दिया और ड्राइवर ने मौतबाना तौर पर सर झुकाते हुए क्लच से पैर हटा लिया। टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी होटल ड्रीमलैंड के वसी कंपाउंड में दाखिल होकर रुक गई। ब्लैक क्लार्क ने ड्राइवर को किराया अदा किया और होटल के अंदर आया। फिर उसने काउंटर गर्ल से कमरा तलब किया। तीसरी मंजिल पर मौजूद कमरा उसे दे दिया गया और फिर पोर्टर की रहनुमाई में वो कमरे में पहुंच गया। पोर्टर को टिप देकर उसने रुखसत किया और फिर दरवाज़ा बंद कर सबसे पहले उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही उसे कॉल मिल गया। हेलो। दूसरी तरफ से शॉर्ट वाइली की आवाज़ सुनाई दी। मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ, ब्लैक क्लार्क ने स्मार्ट लहजे में कहा। ओह, नंबर 1 कहाँ से बोल रहे हो? शॉर्ट वाइली की आवाज़ में एक चहकार थी। मैं आ रहा हूँ। ब्लैक क्लार्क फ़ोन पर मज़ीद गुफ्तगू मुनासिब न समझी और रख दिया। ब्लैक क्लार्क ने मोहतात नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया और फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर कमरों के नंबर देखता हुआ कमरे के सामने रुक गया। उसने मखसूस अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में शॉर्ट वाइली खड़ा उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। मुकम्मल मेकअप की वजह से शायद उसे पहचान नहीं सका था। क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगे? ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम आओ आओ। शॉर्ट वाइली की इसकी आवाज़ पहचान ली थी, वैसे इसकी नज़रों में हैरत थी। ब्लैक क्लार्क ने इतनी माहिराना अंदाज में मेकअप किया था कि शॉर्ट वाइली की तजर्बाकार नज़रें भी धोखा खा गई थी। बड़ा मुकम्मल मेकअप किया है। शॉर्ट वाइली ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे खुशी है कि इस मेकअप में तुम भी मुझे नहीं पहचान सके। ब्लैक क्लार्क के लहजा में फ़ख्र का अंसर मौजूद था। इस इमारत से कैसे निकले? शॉर्ट वाइली ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। ज़्यादा उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। एक छोटी सी झड़प हुई और मैं बाहर आ गया, ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका तो मुझे यकीन था कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं रोक सकती, इसलिए मुझे इत्मीनान भी था, शॉर्ट वाइली ने कहा और ब्लैक क्लार्क मुस्कुराकर खामोश हो गया। कोई ख़ास पॉइंट? शॉर्ट वाइली ने दूसरा सवाल किया। अब तक मैं कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं लगा सका कि X2 कौन है। ब्लैक क्लार्क ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। इमारत में कौन कौन था? शॉर्ट वाइली ने पूछा। इमारत में सिर्फ 3 आदमी नजर आए। एक तो ग्रांड डेल हबशी था, वो तो यकीनन इस इमारत का चौकीदार होगा। दूसरा वो अहमक इमरान था और तीसरे आदमी को मैं अच्छी तरह से नहीं देख सका क्योंकि उसकी अचानक आ जाने की वजह से मैं वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। वैसे ताहिराना नजरें मुझे एक आम मुलाजिम लगता था। उसके कपड़े तो सादा से थे। ब्लैक क्लार्क ने बतलाया। इस अहमक इमरान के मुतालिक क्या ख्याल है? शॉर्ट वाइली ने ठोस लहजा में पूछा। अरे नहीं, जिस अंदाज में तुम सोच रहे हो वो गलत है। वो क्रैक कभी X2 नहीं हो सकता। और दूसरा, हमें बताया गया है कि X2 बगैर नकाब के कभी सामने नहीं आता, और जबकि वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। ब्लैक क्लार्क ने हंसते हुए जवाब दिया। शॉर्ट वाइली गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है? ब्लैक क्लार्क ने सवाल किया। कोई ख़ास नहीं, सिवा इस इमारत के और कोई ख़ास क्लू सामने नहीं आया, शॉर्ट वाइली ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में अंधेरे में टामक टोइयाँ मारने की बजाय हमें एक ख़ास प्लान तरतीब देना पड़ेगा, तभी X2 बेनकाब हो सकेगा। ब्लैक क्लार्क ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शॉर्ट वाइली ने गहरी नज़रों से ब्लैक क्लार्क को देखते हुए कहा। मेरे जहन में एक प्लान आया है। मेरा ख्याल है कि अगर इस प्लान पर अमल कर लें तो हमें 100% कामयाबी हो सकती है, ब्लैक क्लार्क ने कहा। कैसा प्लान? शॉर्ट वाइली ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। कोई ऐसा जुर्म किया जाए कि हुकूमत के आला ऑफिसरान की मीटिंग बुलानी ज़रूरी हो जाए। जाहिर है वहाँ X2 भी होगा। फिर वहीं या तो उसे गोली मार दी जा सकती है या फिर उसे बेनकाब किया जा सकता है। अगर ये दोनों सूरतें ना हो सकें तो बहरहाल इतना तो हो जाएगा कि वो हमारी नज़रों में आ जाएगा। उसके बाद हम उससे आसानी निपट सकते हैं।
ब्लैक लॉक ने प्लान का खाका बतलाया। प्लान तो अच्छा है मगर वो जुर्म ऐसा हो कि एक्स2 की मीटिंग में शमूलियत ज़रूरी हो जाए। शौरफ वाली ने प्लान की तायीद करते हुए कहा, हाँ यही तो हमारा असल मकसद होगा, वरना तो सब कुछ रायगा हो जाएगा। और फिर वो दोनों गहरी सोचों में डूब गए। शायद वो दोनों किसी बहुत बड़े जुर्म के मुतालिक सोच रहे थे। सफ्दर ने अपने फ्लैट में जाते ही सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर दानिश मंजिल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्दी राब्ता मिल गया। एक्स2। दूसरी तरफ से एक्स2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। सफ्दर स्पीकिंग सर। सफ्दर ने मौतबाना लहजे में कहा, क्या बात है सफ्दर। एक्स2 का लहजा बेहद खुश्क था। सर एक रिपोर्ट देनी थी। सफ्दर एक्स2 के लहजे की खुश्की से कदरे घबरा गया था। कैसी रिपोर्ट। एक्स2 ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। सर ड्रीमलैंड होटल में कमरा नंबर 12 तीसरी मंजिल में एक गैर मुल्की रिहाइश पजीर है। वो सीक्रेट सर्विस और आप में बेहद दिलचस्पी ले रहा है। सफ्दर ने गोलमोल अल्फाज में मफ़हूम अदा करना चाहा। सीक्रेट सर्विस और मुझ में दिलचस्पी। वसाहत से बात करो, तुम्हें ये पहेलियां डालने की आदत कब से बढ़ गई। एक्स2 ने सख्त लहजे में कहा, सर मैं इसे एक ब्लैकमेलर के रूप में मिला था। उसने मुझसे मुआहदा किया कि मैं एक्स2 के मुतालिक उसे मालूमात इकट्ठी करके दूं। सफ्दर ने जवाब दिया, तुम्हें इस आदमी पर कैसे शक हुआ। एक्स2 ने सवाल किया। इस बार सफ्दर घबरा गया क्योंकि रिपोर्ट देने से पहले उसने अपनी पोजीशन के मुतालिक तो सोचा भी नहीं था कि वो एक्स2 को अपनी वहाँ मौजूदगी के मुतालिक क्या बतलाएगा। अब जाहिर है वो ये तो नहीं बता सकता था कि वो सर सुल्तान के ऑफिस में टेलीफोन टेप करके आया है। तुम खामोश क्यों हो गए सफ्दर। एक्स2 के लहजे में बरहमी नुमाया थी। सर दरअसल बात यह है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर इस आदमी के ताक़ुब में लग गया था। मुझे वो दानिश मंजिल के गिर्द मशकूक अंदाज में घूमता हुआ नजर आया। मैंने उसका ड्रीमलैंड होटल तक ताक़ुब किया जहां वो रिहाइश पजीर है। फिर मैं उससे एक ब्लैकमेलर के रूप में टकराया, फिर इस पर चाल डालने में कामयाब हो गया। उसने मेरी खिदमत हासिल करने की ख्वाहिश की। तब मुझे पता चला कि वो दरअसल आपके चक्कर में है। सफ्दर ने बड़ी मुश्किल से बात बनाई। एक्स2 ने हंकार उभारते हुए कहा और सफ्दर ने माथे से पसीना पहुंचा। बात बनाने में उसे अपनी पूरी जहानत से काम लेना पड़ा था। एक्स2 के खिलाफ काम तो वो शुरू कर बैठे थे, मगर अब उन्हें एहसास हुआ कि ये काम जिसे वो आसान समझ रहे थे दरअसल सबसे मुश्किल है। सफ्दर तुम मेकअप में उसकी निगरानी करो, उसकी तमाम नकलो हरकत की मुझे बाकायदा रिपोर्ट दो। एक्स2 ने चंद लम्हे खामोशी के बाद उसे हुक्म दिया। बेहतर सर, सफ्दर ने जवाब दिया। और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज़ सुनकर सफ्दर ने भी रिसीवर रख दिया और सोफे पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा, जैसे उसने एक तवील मुसाफत दौड़ कर तय की हो। अभी उसे बैठे हुए चंद ही लम्हे हुए थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सफ्दर ने चौंक कर रिसीवर उठाया। सफ्दर स्पीकिंग। सफ्दर ने कहा, जूलिया। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। क्या बात है मिस जूलिया, कैसे याद फरमाया। सफ्दर ने बड़े इखलाक से पूछा। सफ्दर क्या तुम वो काम कर दिया है जो तुम्हारे जिम्मे लगाया गया था। जूलिया ने सवाल किया। हाँ काम तो हो गया है, मगर मुझे नज़र आ रहा है कि हम लोग किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। सफ्दर के लहजे में पूरी इसरारियत शामिल थी। क्या मतलब, कैसी मुश्किल। जूलिया घबरा गई। बात असल में यह है मिस जूलिया कि एक गैर मुल्की पार्टी भी एक्स2 की नकाब कुशाई में दिलचस्पी ले रही है। सफ्दर ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम। जूलिया की आवाज़ से सफ्दर को यूँ महसूस हुआ जैसे इस खबर ने उस पर बिजली के करंट जैसा असर किया हो। मैं ठीक कह रहा हूँ मिस जूलिया, सफ्दर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर हमें अपनी कार्रवाइयाँ रोक देनी चाहिए, कहीं दुश्मन हमारी कार्रवाई से ही फ़ायदा ना उठा ले। जूलिया के लहजे में बेहद तशवीश थी। मेरा ख्याल है उसके बरक्स है। हमारी और दुश्मन की कार्रवाई में बड़ा फ़र्क है। हम अपनी कार्रवाई में किसी संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेंगे, जबकि दुश्मन को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इससे भी गुरेज नहीं करेगा। सफ्दर ने जवाब देते हुए कहा, ये तो ठीक है, मगर अपनी कार्रवाइयाँ इस केस के ख़त्म होने के बाद भी जारी रख सकते हैं। हमें आखिर जल्दी किस बात की है। ये केस हमने इसलिए शुरू किया था कि हम इन दोनों को कतई फारिग थे, और जबकि तुम कह रहे हो कि एक नया केस शुरू हो चुका है, तो जाहिर है कि हमें अपनी कार्रवाई के लिए फुर्सत कहाँ मिलेगी। जूलिया कार्रवाई बंद करने पर तुली हुई थी। आखिर तुम कार्रवाई बंद करने पर इतना इसरार क्यों कर रही हो, जबकि मैं अपना काम जिंदगी और मौत की सरहद पर लटक कर पूरा किया है। सफ्दर के लहजे में तीखापन था। शायद उसे अपनी पोजीशन जिसके तहत उसने सर सुल्तान के ऑफिस में फ़ोन टैप किया था याद आ गई थी। बात यह है सफ्दर कि मैं अभी चंद मिनट पहले वैसे ही कैफ़े हिल पार्क गई थी। मकसद सिर्फ चाय पीने का था। मुझे एक वेटर ने आकर सरगोशी के अंदाज में बताया कि एक नौजवान इस दिन की हमारी मीटिंग के मुतल्लिक मालूमात लेता फिर रहा था।
جولیا نے آخر دل کی بات کہہ دی۔ اوہ، یہ نئی خبر ہے۔ وہ نوجوان کون ہے؟ صفدر کا لہجہ بے حد تشویشناک تھا۔ میں نے ویٹر سے اس کا حلیہ معلوم کیا لیکن کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، جولیا نے بتلایا۔ کہیں وہ عمران تو نہیں تھا؟ صفدر بے حد گھبرا گیا۔ نہیں، میں نے بھی اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ویٹر پر جرح کی، مگر جو حلیہ اور قد و قامت اس نے بتایا وہ عمران پر کسی صورت بھی فٹ نہیں ہوا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ تو پھر آخر وہ کون تھا اور اسے سیکرٹ سروس کے ممبران کی سرگرمیوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ صفدر کرم کی حالت میں بول رہا تھا۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ صورتحال خطرناک حد تک بگڑ جائے ہمیں اپنی مزید کارروائی روک دینی چاہیے۔ ہاں، ایک اور خاص بات، ابھی کیپٹن شکیل نے مجھے بتلایا کہ ایکسٹرو نے اسے فون پر پوچھا تھا کہ وہ کیفے ہل پارک میں کیا کرنے جمع ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے اسے وقتی طور پر مطمئن کر دیا ہے، مگر جولیا نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر یہ پوزیشن ہے تو پھر ہمیں کارروائی بند ہی کرنا پڑے گی، لیکن سر سلطان کے آفس اور عمران کے فلیٹ میں ہم نے جو کام کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے اسے برقرار رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسی اطلاع مل جائے جس سے ہمارا مقصد حل ہو جائے، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، صفدر نے بھی اس کی تائید کی اور پھر جولیا نے خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ صفدر رسیور کوریڈور پر رکھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ وہ اس نوجوان کے متعلق پوری شدت سے سوچ رہا تھا جس نے ان کی میٹنگ کے متعلق معلومات حاصل کر کے ایکسٹرو کو پہنچائی تھی، لیکن یہ نوجوان کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایک ٹاپک پر سوچنا ہی چھوڑ دیا اور اٹھ کر باتھ روم چلا گیا تاکہ میک اپ کر کے وہ اس غیر ملکی کی نگرانی کے لیے جا سکے۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا خلاف معمول کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون سیٹ اٹھایا، پھر صوفے پر ہی اپنے قریب رکھ کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے ابھی اس سیٹ سے کوئی عجیب الخلقت مخلوق باہر نکل آئی ہو۔ چند لمحوں تک وہ اس پوزیشن پر بیٹھا رہا، اس کے بعد چونک کر اس نے رسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ ٹیلی فون سیٹ سے کسی مخلوق کی آمد کے متعلق پریشان نہیں تھا، بلکہ ٹائیگر کی اس رپورٹ پر غور کر رہا تھا کہ کیفے ہل پارک میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران نے ایک میٹنگ کی۔ یہ کیسی میٹنگ تھی اور اس میں کیا موضوع زہری بحث آیا، اس کے متعلق وہ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ یکسانیت اور بوریت سے تنگ آ کر سب لوگ گپ شپ کرنے میں وہاں جمع ہوئے ہوں، مگر اس کی چھٹی حص اسے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ صرف گپ شپ تک ہی محدود نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے جولیا کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جولیا کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے اور رسیور کانوں سے لگا لیا۔ جلدی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی، مگر عمران آواز سنتے ہی اچانک اچھل پڑا کیونکہ ایک بالکل مدھم سی کلک کی آواز بھی اس کے حساس کانوں میں پہنچی تھی۔ عام حالات میں یا کم از کم عمران کے علاوہ یہ قطعی مدھم سی آواز اور کوئی نہ سن سکتا، مگر عمران کے حساس کانوں نے اسے محسوس کر لیا۔ اس نے تیزی سے بغیر کوئی بات کہے رسیور کوریڈور پر ڈال دیا اور ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس بار واقعی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک خوفناک کہکا مارتے ہوئے سٹ سے اعلیٰ دین کے چراغ کا جن باہر نکل آیا اور کیا مانگتا ہے کہ رٹ لگانی شروع کر دے گا۔ فون کہیں ٹیپ ہو رہا تھا۔ کلک کی آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا، لیکن کیا جولیا کا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا یا اس کے متعلق ابھی فیصلہ کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھا کر صفدر کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا، لیکن عمران جان بوجھ کر نہیں بولا۔ پھر صفدر کی آواز اس کے کانوں میں آئی، صفدر اسپیکنگ، اور اس کے ساتھ ہی وہ مقصوم مدم سی کلک کی آواز بھی سنائی دی اور عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اب کم از کم یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس کا اپنا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ سلیمان، ارے سلیمان بھائی! عمران نے صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ دوسرے لمحے سلیمان کی شکل دروازے میں نظر آئی اور عمران اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑنے لگا۔ بہترین تراش کے سوٹ میں ملبوس سلیمان کسی بہت بڑی فرم کا ڈائریکٹر معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے پر میک اپ کی گہری تہ جما کر حسین بننے کی بسام خود کامیاب کوشش بھی کی گئی تھی۔ تشریف لائیے جناب، عمران تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ، آپ نے مجھے کیسے یاد فرمایا ہے؟ سلیمان نے بھی تعظیماً جھکتے ہوئے کہا، لہجہ بے حد مہذب تھا۔ توبہ توبہ،
میری یہ مجال کہاں ہو سکتی ہے کہ میں جناب والا کی شان میں گستاخی کر سکوں؟ حضور اگر حکم فرماتے تو یہ بندہ ناچیز سر کے بل چل کر حضور اقدس کی خدمت میں پہنچا تھا۔ عمران نے اس لہجے میں جواب دیا جیسے وہ کسی کے سامنے حاضر ہو۔ آپ مذاق نہ کریں، کام بتلائیں، مجھے جلدی ہے، میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مذاق سے لطف اندوز ہو سکوں۔ سلیمان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اس کے الفاظ کے انتخاب اور لہجے کے رکھ رکھاؤ نے اسے عمران سے بھی بڑا ایکٹر ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ حضور نے کہا تشریف لے جانا ہے؟ عمران نے بڑی انکساری سے پوچھا۔ مجھے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں نیشنل باورچی ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرنی ہے، سلیمان نے بڑے غرور سے جواب دیا، اور عمران کی آنکھیں پھٹتے پھٹتے بچ گئی۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ حضور شاید ہوٹل انٹر کانٹیننٹل خریدنے جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ آپ کام بتلائیں ورنہ ہم چلتے ہیں، سلیمان نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ ایک سکرو ڈرائیور چاہیے تھا، عمران نے کام بتلایا۔ سکرو ڈرائیور؟ تو آپ دفتر روزگار سے رجوع فرمائے، اخبار میں اشتہار دیجئے، میں بھلا ڈرائیور کہاں سے لاؤں؟ سلیمان جھنجھلا گیا۔ لیکن وہ سٹور روم میں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سٹور روم میں؟ اس بار سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ وہ کب سے سٹور روم میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر اس کا سٹور روم میں کیا کام؟ سلیمان کیا کہہ رہا تھا؟ حضور انٹر کانٹیننٹل میں خطبہ صدارت اردو میں فرمائیں گے یا انگریزی میں؟ عمران نے ایک اور سوال کیا۔ اس سوال کا ڈرائیور سے کیا تعلق؟ سلیمان واقعی جھنجھلا گیا تھا۔ اور ہاں، ایک سکرو کیا چیز ہے؟ کیا کوئی نئی قسم کی کار ہے یا مریخ کی طرف جانے والے کسی خلائی جہاز کا نام ہے؟ سلیمان کو اچانک سکرو کی اجنبیت کا احساس ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میرے دماغ کا ہی سکرو ڈھیلا ہے، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضور کے دماغ کا تو سکرو ہے ہی نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، سیدھی طرح کہیں گے پیچ کس چاہیے، خواہ خواہ کا روپ چھاڑ رہے ہیں، میں بھی کہوں کہ یہ اچانک ڈرائیور کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سلیمان عمران کے محاورہ بولنے سے مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ انہی قدموں سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس نے پیچ کس لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، السلام علیکم، جب تک میں واپس نہ آؤں آپ باہر نہ جائیں، ورنہ مجھے تالا توڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی، سلیمان نے کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ سلیمان، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ سلیمان اس تیزی سے پلٹا جیسے عمران نے اسے پکارا نہ ہو بلکہ کوڑا مار دیا ہو، اور پھر عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ فرمائیے، سلیمان نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور سلیمان بغیر کوئی لفظ کہے بڑی فرما برداری سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ عمران کے غصے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ عمران نے سکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون سیٹ کو بڑی مہارت سے کھولا اور اس کے ایک ایک پرزے کو بغور دیکھا۔ سلیمان خاموش بیٹھا، تمام کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ٹیلی فون سیٹ کھولنے کا جنون عمران کو کیوں ہو گیا تھا۔ عمران اب بغور اس وائرلیس ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ میرے بعد یہاں کون کون آیا تھا؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے سلیمان سے سوال کیا۔ آپ تو ابھی گئے بھی نہیں، آپ کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سلیمان نے ڈرتے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھ سے پہلے، عمران واقعی سنجیدہ تھا، اس لیے سلیمان بھی دوبارہ مذاق کرنے کی جرت نہ کی۔ صرف کیپٹن شکیل صاحب آئے تھے، سلیمان نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کتنی دیر یہاں بیٹھے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ تقریباً 10-15 منٹ بیٹھے تھے، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا، اور سلیمان اٹھ کر یوں بھاگا جیسے اس کے پیچھے بدروہیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اس نے سیٹ ٹھیک کر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، جلدی رابطہ قائم ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ فرمائیے جناب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر، کیپٹن شکیل کے پرسنل فائل سیف سے نکال کر رکھو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھ کر عمران اٹھا اور پھر اپنے مخصوص فون کی طرف بڑھ گیا جس سے وہ بطور X2 عمران کو کال کیا کرتا تھا۔ اس نے اس ٹیلی فون کو اچھی طرح چیک کیا مگر وہ محفوظ تھا، اس لیے اسے اطمینان ہو گیا۔ عمران نے باہر نکل کر فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور پھر سیڑھیاں اترتا ہوا گیراج میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی وہ دانش منزل میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل اس کے سامنے میز پر کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے بڑی احتیاط سے وہ وائرلیس ٹیپ ریکارڈر نکالا اور پھر بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر موجود انگلیوں کے نشانات کے پرنٹ بنا کر لے آؤ جلدی، عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو سے کہا۔ بلیک زیرو نے بڑی احتیاط سے وائرلیس ٹیپ ریکارڈر پکڑا اور لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس دوران کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو پرنٹ لے کر واپس آیا۔
उसने प्रिंट इमरान के सामने रख दिए। वो प्रिंट थे दो मुख्तलिफ आदमियों की उंगलियों के निशानात। इमरान ने एक प्रिंट उठाया, उसे बगौर देखा, एक तरफ रख दिया, फिर दूसरा प्रिंट उठाया और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने कैप्टन शकील की फाइल में लगे हुए उसकी उंगलियों के निशानात बगौर देखे और एक तवील सांस लेते हुए प्रिंट मेज पर रख दिए और फाइल बंद कर दी। ब्लैक ज़ीरो ये सब कार्रवाई बड़ी हैरत और तशवीश से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब ये क्या चक्कर है। यही बात है इमरान साहब, ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर क्या है? और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इस पर आपकी उंगलियों के निशानात के साथ साथ कैप्टन शकील की उंगलियों के निशानात भी मौजूद हैं। ब्लैक ज़ीरो ने उलझनसुदा लहजे में कहा। हाँ ब्लैक ज़ीरो, तुम्हारा अंदाज़ा कतई दुरुस्त है। ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर मेरे फ्लैट के टेलीफोन सेट को टेप करने के लिए जॉइंट प्लग के अंदर लगाया गया था और उंगलियों के निशानात से जाहिर है कि ये काम कैप्टन शकील का है। इमरान ने तफसील बतलाई। ओह, तो क्या कैप्टन शकील किसी दुश्मन का आलाई कार बन गया है? ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी बेचैनी से कहा। इतनी जल्दी अंदाजे कायम ना किया करो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ज़ाहिरन तो यही मालूम होता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मेरे ख्याल में हमारे मेंबरान अब X2 को बेनकाब करने में तुल गए हैं, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो उछल पड़ा। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? इसने बेचैन लहजे में पूछा। तमाम मेंबरान ने कैफ़े हिल पार्क में खुफिया मीटिंग की और फिर ये कार्रवाई नज़र में आई है। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की हुब्बुल वतनी और फर्शनासी मेरी नज़र में शक व शुबा से बालातर है। फिर मेरा टेलीफोन टेप करने से यानी अंदाज़ा होता है कि ये तमाम कार्रवाई X2 को बेनकाब करने के लिए की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि मेंबरान का काफ़ी अरसे से X2 होने का शुबा मुझ पर है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मेरा टेलीफोन टेप करने का सोचा होगा, इमरान ने कहा। लेकिन सफ्दर ने तो मुझे इत्तला दी है कि एक गैर मुल्की अभी इसी चक्कर में है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अब मुझे सफ्दर की इस रिपोर्ट पर भी शुबा होने लगा है। मेरे ख्याल में सफ्दर ने यह रिपोर्ट देकर हमें बड़े नफसियाती अंदाज में उभारा है कि हम इस गैर मुल्की के चक्कर में आकर X2 की असलियत को ज़्यादा छुपाएंगे और इस तरह हमारी किसी भी हरकत से उसे अंदाज़ा कायम करने में आसानी हो जाएगी। इमरान एक नफसियाती नुक्ता बतलाया। मैं नहीं समझता कि सफ्दर गलत रिपोर्ट देने की जुर्रत करेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, बिज़ाहिर तो समझना नहीं चाहिए, मगर ताहिर ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि सफ्दर इंतहाई ज़हीन मेंबर है। शायद इसने ये नफसियाती दाव आजमाया होगा, इमरान ने जवाब दिया। फिर अब क्या किया जाए? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम तो बड़ी जल्दी घबरा गए। मेरा ख्याल है कि मेंबरान को उनके इस प्राइवेट केस पर काम करने के ज़्यादा मौके दिए जाए ताकि वो आखिरी बार अपनी हसरत निकाल लें। इमरान का लहजा एक बार फिर जिंदगी से भरपूर था। शायद वो सिचुएशन से लुत्फ अंदोज हो रहा था, मगर इसका नतीजा गलत भी निकल सकता था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में हमें मेंबरान की सलाहियतें आजमाने के लिए इससे इन्हीं मौका और नहीं मिल सकता, इमरान ने जवाब दिया। जैसे आप कहें, मगर मेरे ख्याल में अगर मिसले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये निस्बत उसके मेंबरान कोई कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम तो ख्वामख्वाह खौफज़दा हो गए। बेफिक्र रहो, अभी ये लोग इमरान के रेडीमेड खोपड़ी से मुकाबला नहीं कर सकते, इमरान ने चहकते हुए कहा और फिर टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसका कर उसका रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। जल्द ही राब्ता मिल गया। जूलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ आई। X2, इमरान ने मखसूस आवाज़ में कहा। यस सर, जूलिया ने बड़े मौतबाना लहजे में जवाब दिया। जूलिया, सफ्दर की तरफ से मुझे रिपोर्ट मिली है कि एक गैर मुल्की पार्टी मुझे बेनकाब करने के लिए मैदान अमल में आ गई है। तुम तमाम मेंबरान को हिदायत दे दो कि लोग चौकन्ने रहें। शायद वो तुम लोगों को अपना आलायकार बनाने की कोशिश करें, इमरान ने उसे हुक्म देते हुए कहा। बेहतर सर, मैं अभी सबको हिदायत देती हूँ। जूलिया के लहजे में खफीफ सी घबराहट नुमाया थी। और सुनो, मुझे इमरान ने इतला दी है कि इसका टेलीफोन टैप करने के लिए उसके फ्लैट में मौजूद जॉइंट प्लग में वायरलेस टेप रिकॉर्डर फिट किया गया है। कैप्टन शकील को खसूसी हिदायत दे दो कि वो इमरान के फ्लैट की निगरानी करे। शायद मुजरिम अपने मकसद में नाकामी के बाद एक मर्तबा फिर ये कोशिश करे। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को आंख मारते हुए जूलिया को हिदायत दी और ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दिया। जी, जूलिया पर शायद इस हिदायत का ज़बरदस्त धमाका खेस हुआ था कि वो घबराहट में बोल ना सकी। तुम्हें क्या हो गया है जूलिया? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। कोई ख़ास बात नहीं सर, जूलिया के लहजे में अब भी घबराहट थी। ओके, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। वो तस्वुर में जूलिया की हालत का बखूबी अंदाज़ा कर रहा था। चंद लम्हे तक वो खामोश बैठा, कुछ सोचता रहा। फिर वो उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ा और इसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर उठाया।
اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جلنے لگا اور اس میں سے ہلکی زوم زوم کی آوازیں نکلنے لگی۔ جلدی بلب جل اٹھا۔ ہیلو، ٹائیگر سپیکنگ سر، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران سپیکنگ، اوور۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، یس سر، اوور۔ ٹائیگر نے موتبانہ لہجے میں کہا، ٹائیگر، ڈریم لینڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 12 تیسری منزل میں ایک غیر ملکی ٹھہرا ہوا ہے۔ صفدر میک اپ میں اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تم نے خفیہ طور پر ان کی نگرانی کرنی ہے اور وقتاً فوقتاً مجھے رپورٹ دینی ہے۔ عمران نے اسے ہدایت دی۔ بہتر سر، میں ابھی جاتا ہوں، ٹائیگر نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بتلانے کی تو ضرورت نہیں کہ تم میک اپ میں یہ کام کرو گے، اوور۔ عمران نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے صفدر کی نظر میں نہیں آنا چاہیے، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ میں چلتا ہوں طاہر، اگر صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے تو مجھے فوراً آگاہ کرنا، عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے موتبانہ انداز میں جواب دیا اور عمران مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر سلطان اپنے آفس میں بیٹھے ایک سخیم فائل کے مطالعہ میں غرق تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر بڑی بیزاری سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ان کا لہجہ بے حد باوقار تھا۔ مسٹر سلطان، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایکس2 دراصل کون ہے؟ ایک اسپاٹ سی آواز کانوں میں گونجی۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع سوال پر سر سلطان اچھل پڑے۔ تم کون ہو؟ انہوں نے اس اچانک حملے سے سنبھلتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، دوسری طرف سے سخت لہجے میں جواب ملا۔ نان سینس، سر سلطان نے غصے سے کہا اور پھر ریسیور کو ریڈر پر پٹخ دیا۔ گو ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں ابھر آنے والی الجھن صاف بتلا رہی تھی کہ وہ اس کال کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے چونک کر دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایکسچینج نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ سلطان سیکریٹری وزارت خارجہ سپیکنگ، انہوں نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، آپریٹر سپیکنگ، دوسری طرف سے لیڈی آپریٹر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ ابھی ابھی میرے مخصوص ٹیلی فون پر کس نمبر سے کال آئی تھی؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی، پبلک بوتھ نمبر 140 پر سے، لیڈی آپریٹر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور سر سلطان نے غصے سے ریسیور کو ریڈر پر دے مارا۔ وہ عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مجرم نے یوں ان سے براہ راست بات کی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کر ٹیلی فون اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے کے لیے انگلی بڑھائی، مگر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچ کر وہ رک گئے۔ ایک نیا خیال ان کے ذہن میں آیا تھا اور انہوں نے یوں انگلی پیچھے ہٹائی جیسے ٹیلی فون سیٹ سے شعلے بھڑک رہے ہوں اور وہ نادانی میں اپنی انگلی جلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے ریسیور بھی کوریڈور پر رکھ دیا اور خاموش بیٹھ کر سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر جھٹک کر اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور دوبارہ فائلوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر یہ ٹیلی فون کال ان کے ذہن میں مچھر کی طرح ڈگمگا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی ان کے اعصاب پر چھا گئی تھی جنہیں وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھے۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے بھی کوٹھی جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے سیکریٹری کو بلا کر تمام فائلیں اس کے سپرد کیں اور خود قدم بڑھا کر آفس سے باہر آ گئے۔ لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر وہ پارکنگ شیڈ میں آئے۔ ڈرائیور جو سامنے کینٹین میں بیٹھا تھا، اس نے جب اچانک سر سلطان کو کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بوکھلا کر اٹھا اور پھر بھاگ کر کار کی طرف آیا۔ سر سلطان اتنی دیر میں کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے ہانپتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اسٹیئرنگ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کوٹھی چلو، سر سلطان نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور ڈرائیور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ جلدی کار سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ سر سلطان کی کوٹھی اور ان کے دفتر کے درمیان ایک ویران سی سڑک پڑی تھی۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جہاں اکا دکا ہی ٹریفک گزرتی تھی۔ اس وقت سڑک قطعی سنسان تھی اور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر سلطان دنیا و مافیا سے بے خبر کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ اچانک ڈرائیور نے بوکھلا کر پوری قوت سے بریکیں لگا دی اور سر سلطان جو کسی گہری سوچ میں غرق تھے، اس اچانک اور شدید جھٹکے کی وجہ سے ان کا سر سامنے والی سیٹ کی پشت سے اتنی قوت سے ٹکرایا کہ ان کی آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ چوٹ کافی شدید لگی تھی اور چونکہ اچانک لگی تھی اس لیے دوسرے لمحے سر سلطان بے ہوش ہو کر سیٹوں کے درمیان لڑک گئے۔ ڈرائیور نے بریکیں سائیڈ سے اچانک ایک کار کے سامنے آ جانے کی وجہ سے لگائی تھی۔
खतरनाक एक्सीडेंट तो उसने बचा लिया, मगर जब उसकी अचानक धचके से उसके होशो हवास संभलते सामने वाली कार से दो नकाबपोश उतरे और फिर ड्राइवर की कनपट्टी पर रिवॉल्वर का दस्ता इस कुवत से लगाकर वो बेचारा तो आवाज़ निकाले बगैर ही होश की सरहदें अबूर करके बेहोश हो गया। दोनों नकाबपोशों ने तेजी से कार का पिछला दरवाज़ा एक झटके से खोला और फिर सीटों के दरमियान बेहोश पड़े सर सुल्तान को घसीटकर उन्होंने कार से बाहर निकाला और अपनी कार की पिछली सीट पर बेदर्दी से फेंक दिया। दूसरे लम्हे वो खुद भी कार में सवार हो गए और जूं की आवाज़ निकालते हुए उनकी कार बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। कार में फेंकने की वजह से सर सुल्तान के दिमाग में छाया हुआ कहर कदरे हल्का पड़ने लगा। उन्होंने कसमसाना शुरू कर दिया था। उनके करीब बैठे नकाबपोश ने पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर का दस्ता उनकी खोपड़ी पर जमा दिया और एक बार फिर बेहिस्सो हरकत हो गए। वो दोनों अपने नकाब उतार चुके थे। प्लान का पहला मरहला तो बखीरो खूबी अंजाम पा गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए पीछे बैठे शार्प से कहा और शार्प भी मुस्कुराकर उसकी तायीद की। तेज रफ्तारी से रिकॉर्ड तोड़ती हुई कदरे सुनसान सड़क पर होती हुई एक कॉलोनी में मुड़ गई और फिर एक कोठी के खुले हुए गेट में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुला, फिर इससे पहले कि सफदर संभलता एक हाथ ने बड़ी फुर्ती से उसे अंदर खींच लिया। सफदर लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हो गया और इस वक्त मेकअप में था। जैसे ही वो संभला उसे अपने सामने दो रिवॉल्वर उठे हुए नजर आए। क्यों मिस्टर सफदर सईद, मुझसे ही धोखा करने चले थे? शॉर्प वायली जिसने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया था बड़ी जहरीली मुस्कुराहट लिए सामने खड़ा था। उसका साथ ही एक दुबले पतले तार जैसे कद वाला मकामी आदमी था। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेस किस्म की मुस्कुराहट तैर रही थी। कौन सफदर सईद और आप लोग कौन हैं? सफदर जवाब इस अचानक वार से संभल चुका था ने बड़े एतमीनान से कहा, नंबर 2, मेरे ख्याल में पहले इसका मेकअप साफ करना चाहिए, तभी ये इंसानों की जुबान में बात करेगा। शार्प वायली ने बड़े तंजिया लहजे में अपने साथ ब्लैक क्लार्क से कहा, नहीं, मेकअप साफ किए बगैर ही काम चल सकता है। ब्लैक क्लार्क ने रिवॉल्वर को उंगलियों में गर्दिश देते हुए स्पाट लहजे में कहा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? सफदर ने यूं सवाल किया जैसे वो पागलों की महफिल में आ गया हो। उसके लहजे से हैरत की झलकियां नुमाया थी। सोफे पर बैठ जाओ। अचानक शार्प वायली ने बड़े सख्त लहजे में सफदर को हुक्म दिया। सफदर बड़े फैसलाकुन अंदाज में कंधे झटक कर सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठ गया जैसे वो इस इशारे का मुंतज़िर था। नंबर 2, उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालो। खबरदार, खामोशी से बैठो। अगर जरा भी हरकत की तो गोली तिल में तराजू हो जाएगी। शॉर्प वायली की आवाज़ बेहद कड़कदार थी। ब्लैक क्लार्क खामोशी से सोफे की पुश्त की तरफ आया और फिर दूसरे लम्हे सांप की तरह इसका हाथ सफदर की जेबों में रेंगने लगा। जल्दी सफदर का रिवॉल्वर ब्लैक क्लार्क के हाथ में था। गुड, अब सुनो मिस्टर सफदर सईद, तुम सीक्रेट सर्विस के रुकन हो। X2 के मातहत तुम्हारे और साथी कैप्टन शकील और जूलिया हैं और तुम सब मिलकर X2 को बेनकाब करने की कोशिश में मसरूफ हो। शॉर्प वायली बड़े एतमीनान से बता रहा था और सफदर को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में सीटियां बज रही हों। वो हैरत से गुम शॉर्प वायली को यूं देख रहा था जैसे बच्चा किसी जादूगर की आंखों में फाड़े उसको देख रहा हो। तुम सोच रहे हो कि मुझे इन बातों का कैसे पता चला? तो सुनो, तुमने सर सुल्तान का फोन टैप किया है और तुम्हारे साथी ने इमरान का। शार्प वायली इंकिशाफात का पुलंदा बना हुआ था और सफदर वाकई अपनी जिंदगी में कभी इससे ज्यादा हैरान नहीं हुआ था जैसा इस वक्त हो रहा था। Like, comment, share, press the bell icon